हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए कक्षा 10 विषय सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। प्रत्येक एमसीक्यू आपका दोस्तों 1 नंबर का है। इस प्रकार से 60 नंबर के बनते हैं। तो दोस्तों जो आप स्कोर करते हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इसे आपको हल करवाना शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। दोस्तों पहला ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, दूसरा है जूसेप मैज़ीनी, तीसरा है ऑटो वॉन बिस्मार्क, चौथा है जूसेपे गैरिबाल्डी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है जूसेप मैज़ीनी वो राइट हो जाएगा। और दोस्तों बिस्मार्क ने दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 2 नंबर प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। दोस्तों पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा ऑप्शन है 1993 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1989। तो दोस्तों जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर प्रश्न आता है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा हरियाणा में, तीसरा उत्तराखंड में, चौथा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों सोपानी खेती का अर्थ है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है। तो दोस्तों सीढ़ीदार खेती पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात उत्तराखंड राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। पहला ऑप्शन है कॉफ़ी, दूसरा उर्वरक, तीसरा तंबाकू, चौथा चाय। तो दोस्तों जो भारत है वह उर्वरकों का निर्यातक नहीं है, अर्थात भारत से उर्वरक अन्य देशों में नहीं भेजे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर प्रश्न आता है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, दूसरा है अत्यधिक निवेश, तीसरा बैंकों का निजीकरण, चौथा है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो दोस्तों इसमें जो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कोई चिकित्सक हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, कोई नृत्यक हो सकता है दोस्तों, जो उसमें विशेष ज्ञान रखता हो। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर प्रश्न आता है, रूसो संबंधित था। पहला ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति से, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति से, तीसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति से, चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति से। तो दोस्तों जो रूसो हैं वो हमारी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है दोस्तों न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। दोस्तों इसमें जो बी वाला ऑप्शन रियो डी जेनेरो है वह राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। पहला ऑप्शन है धर्म का कोई स्थान नहीं होता, दूसरा है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, तीसरा है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, चौथा है सभी धर्मों को समानता समझा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन है सभी धर्मों को समान समझा जाता है वह राइट हो जाएगा। दोस्तों उदाहरण के लिए हमारा जो भारत है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है अर्थात देश है। इसके बाद दोस्तों आता है 10 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, दूसरा है अधिनायकवादी व्यवस्था को, चौथा है कुलीन तंत्र को, चौथा है राजतंत्र का। तो दोस्तों जो एक दलीय व्यवस्था होती है वह राजतंत्र को बढ़ावा देती है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी विपक्षी दल नहीं होता है जो कि विरोध कर सके। इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। तो दोस्तों गैर परंपरागत संसाधन वो संसाधन होते हैं
जिन्हें हम दोस्तों पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जिनसे दोस्तों जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। तो इसलिए हमारा जो सी वाला ऑप्शन है पवन ऊर्जा वह राइट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है जूसेपी मेज़िनी का संबंध है। दोस्तों पहला ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, चौथा ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन इटली के एकीकरण से राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आप सभी को डायरेक्ट उत्तर बताते हैं, क्योंकि हमारे पास 60 प्रश्न है और टाइम बहुत ही कम है आप सभी के पास, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इन्हें जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है भारत में मताधिकार की आयु है। तो दोस्तों भारत में जो मताधिकार की आयु है वह 18 वर्ष है। अर्थात दोस्तों जो 18 वर्ष का हो जाएगा उसे मत डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति हो गई। 1789 में फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति से फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो दोस्तों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम हमारा जो था वो 1986 ईस्वी में बना था। अब दोस्तों हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है। तो दोस्तों रोपण कृषि में हम किसी एक ही फसल को किसी बड़े से प्लॉट में लगवाते हैं। इसमें दोस्तों जैसे आपका गन्ना आता है, कपास आता है, चाय की खेती आ जाती है दोस्तों इसी में, और इसी में आपके केले की खेती आदि आती हैं, जिनमें धन बहुत ज़्यादा लगता है और श्रम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इसमें हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। तो दोस्तों इसमें जो श्रीलंका है वो मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर स्थिति पर है और बाकी सब दोस्तों नीचे हैं। इसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। दोस्तों पहला है नियमित कार्य, दोस्तों ये भी हमारा लक्ष्य है। इसके बाद उपज की उचित कीमत, ये भी हो जाएगा। इसके बाद बेहतर मजदूरी, ये भी दोस्तों हो जाएगा। इसलिए इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन इनमें से सभी राइट रहेगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। दोस्तों पहला ऑप्शन जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, यही दोस्तों हमारा राइट रहेगा। इसके बाद दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो दोस्तों जो हौज खास जलीय निकाय है यह दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है वह हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा श्रीलंका है वहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं। पहला आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ये भी दोस्तों राइट है। परिवारवाद, ये भी दोस्तों राइट है। जो दोस्तों राजनीतिक दल होते हैं वे अपने परिवार को वरीयता देते हैं, अर्थात जो भी पद होते हैं उन पर अपने परिवार वालों को ही दोस्तों बैठाल देते हैं या उन्हें ही दे देते हैं। तीसरा धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, दोस्तों ये भी हमारा राइट रहेगा। जो राजनीतिक दल हैं वो धन के लालच में आकर दोस्तों कोई भी दोस्तों गलत कार्य कर बैठते हैं, तो इसलिए इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन इनमें से सभी वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध लोकतंत्र से नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, और यही दोस्तों हमारा राइट रहेगा क्योंकि दोस्तों ये लोकतंत्र से संबद्ध है। फिर दूसरा है उत्तरदायी शासन, ये भी दोस्तों हो जाएगा। फिर दूसरा कानून के समक्ष समानता, ये भी हो जाएगा। बहुसंख्यक का शासन, यही दोस्तों हमारा गलत है, अर्थात ये लोकतंत्र से नहीं है, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र को अन्य औद्योगिक नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों जो प्रथम क्षेत्र होता है उसे कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है हथकरघा है। तो दोस्तों जो हथकरघा है वो हमारा एक कुटीर उद्योग है। इसके बाद दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है
कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसे संत गुरु राम सिंह ने प्रारंभ किया। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। तो दोस्तों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है वो हमारा दोस्तों पठारीय क्षेत्र होता है। ये दोस्तों भूस्खलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र से संबंधित है। दोस्तों वेद शासन, ये भी दोस्तों लोकतंत्र से संबंधित है। पारदर्शी शासन, ये भी दोस्तों लोकतंत्र से संबंधित है। उत्तरदायी शासन, ये भी लोकतंत्र से संबंधित है, इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा 32 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2004 में सुनामी की लहरों से प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों इसमें जो हमारा तमिलनाडु है वह राइट हो जाएगा। ये दोस्तों जो 2004 की सुनामी थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो दोस्तों जो बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना सन 1970 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा ऑप्शन है 1991 और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है 1971 और चौथा ऑप्शन है 2001। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है 1981 वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों असहयोग आंदोलन का हमारा मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। इसके बाद दोस्तों 36 नंबर प्रश्न आता है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों सलाल बांध हमारी चिनाब नदी पर बना है। ये दोस्तों बांध आपको मैप में भी दर्शाने को कहता है, इसलिए इन्हें अवश्य ही देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 37 नंबर प्रश्न आता है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा दोस्तों पश्चिम बंगाल में, अर्थात सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 38 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो शिक्षा है वो संघ सूची का विषय नहीं है। इसके बाद दोस्तों 39 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? दोस्तों आधारभूत खनिज उसे कहते हैं जिस पर सभी खनिज आधारित होते हैं या सभी उद्योग आधारित होते हैं, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन लौह अयस्क राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आता है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत के रचयिता हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जनगण मन लिखा था। इसके बाद दोस्तों हमारा 41 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है? दोस्तों आपको भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या कुल 12 है, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 42 नंबर प्रश्न आता है, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भारत में संविधान के दृष्टि से धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भारत है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 43 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो दोस्तों जो हमारा बेल्जियम है उसका विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। इसके बाद दोस्तों 44 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी कपास उत्पादन के उपयोगी है? तो दोस्तों हमारी जो काली मिट्टी होती है वो कपास के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। इसके बाद दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू हुआ था। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न आता है, रिंडर पेस्ट का संबंध है? तो दोस्तों जो रिंडर पेस्ट है उसका संबंध मवेशी की बीमारी से है। ये दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो दोस्तों इसमें जो सी वाला ऑप्शन है फ्रांस वो
राइट हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा विकसित देश है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है, ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? दोस्तों ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, क्योंकि इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा 49 नंबर प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल सन 1919 को हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी और उसके बाद ऊधम सिंह ने उसका बदला भी लिया था। इसके बाद दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आता है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? दोस्तों भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। इसके बाद दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आता है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? दोस्तों जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी पराजय सन 1815 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद दोस्तों 52 नंबर प्रश्न आता है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं? दोस्तों जो भारत का संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न आता है, एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो दोस्तों जो एंथ्रासाइट है उसका संबंध हमारा कोयले से है। इसके बाद दोस्तों 54 नंबर प्रश्न आता है, सब्जी का बाजार है? तो दोस्तों सब्जी का बाजार जो होता है वो हमारा स्थानीय होता है। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न आता है, महात्मा गांधी का विचार था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ए वाला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न आता है। दोस्तों 56 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? दोस्तों जो आधारभूत उद्योग है वो लोहा एवं इस्पात हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न आता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम हमारा 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। ये रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों 58 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है और कुछ गुजरात राज्य में भी पाई जाती है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 59 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो बी वाला ऑप्शन है जैविक बनावट वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 60 नंबर प्रश्न आता है, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।